Hello everyone, this is Bhavi Rathore and I'm gonna teach you MPPSC main syllabus biology, and in that I will teach you all things about cell, its structure, function and division of cell. Okay, let's start. Firstly, we need to discuss previous year question. In this 2016 में सेल स्ट्रक्चर पूछा गया था और डायग्राम के साथ और उसके फंक्शंस बताने थे. तो इसमें पूरा सेल कवर्ड है, सेल का स्ट्रक्चर अलोंग विद फंक्शन एंड इट्स डायग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों का पूछा गया है. और प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एनिमल सेल स्ट्रक्चर के लिए पूछा गया 100 वर्ड्स में. एंड नेक्स्ट अभी 2020 की मेंस में पूछा गया था माइटोसिस सेल डिवीजन, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया पे शॉर्ट नोट लिखना है. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. तो स्ट्रक्चरल कैसे हुआ? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का. जिस तरह से हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें ब्लॉक्स यूज करते हैं, ठीक उसी तरह सेल जो है वो एक ब्लॉक की तरह यूज होता है हमारी बॉडी को बनाने में. तो हमारी बॉडी कंपोज है सेल का, और सेल एक एक सेल मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है. तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है. अब फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि जो सेल होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं. ये सपोज न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया. तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो सेल जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. तो हम ये कैसे याद कर सकते हैं? सेल है और रॉबर्ट हुक. तो सेल जब हम देखते हैं बैटरी में लगाते हैं तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, हुक से अटैच करते हैं. तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक को. और सेल की सेल की न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. जिस तरह से हम देखते हैं सेल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक पॉइंट पे, वहां पे वो पूरा डार्क दिखता है. तो ब्राउन, वहां पे ब्राउन, हम ब्राउन से उसको याद कर सकते हैं कि सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने. और सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया है? तो शिल्डिन एंड श्वान ने. तो उसको कैसे याद कर सकते हैं हम? सेल थ्योरी. तो सेल क्या करता है? हमें शील्ड करता है कोई भी श्वान या फॉरेन अटैकर से. तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि सेल की थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? शिल्डिन एंड श्वान ने. ओके, अब हम देखते हैं कि सेल में 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स है, दैट आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. ओके, दिस आर द 3 मेजर फंक्शनल रीजन. जब हम सेल देखते हैं तो सेल में ये होती है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, या फिर हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. और जो सेंटर में होती है न्यूक्लियस, और इसके आसपास जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म होता है. और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. और यही 3 मेजर जो फंक्शनल रीजन्स होते हैं सेल के. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये अभी हमने डिस्कस किया था सारी डिस्कवरीज के बारे में. सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था शिल्डिन एंड श्वान ने. ओके, शिल्डिन एंड श्वान ने सेल थ्योरी में क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल और उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है. दूसरी चीज ये बताया था कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है. ऐसा नहीं कि सेल कहीं से भी आ गया, एक सेल से दूसरा सेल बनता है. ये शिल्डिन और श्वान ने अपनी सेल थ्योरी में बताया था. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेल होता है तो सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जिस तरह से सेल, ये सेल हुआ, सेल में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम हो गया, और ये गोल्गी बॉडीज हो गई. ये जो चीजें हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है. टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
there are two type of organism. One is unicellular and other is multicellular organism. Uni it means single. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल सेल हो. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हो वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया. अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ गए, एनिमल आ गए, फंगाई आ गए, तो दिस आर द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल न्यूक्लियस होती है वो वेल डेवलप्ड होती है. उसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से सारे फंक्शन अच्छे से कैरी आउट हो पाते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू types of cell. There are two types of cell. One is prokaryotic and second is eukaryotic. Pro से समझ में आता है. Pro it means primitive. Pro means primitive and karyotic means nucleus. कैरियोटिक इट मीन्स न्यूक्लियस. तो ऐसी न्यूक्लियस जो कि प्रिमिटिव हो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव हो, मतलब वो वेल डेवलप ना हो. जिस तरह से हम देखते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. इट मींस ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है. अब यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक इट मींस न्यूक्लियस. दैट इज यू इज ट्रू न्यूक्लियस. दैट इज न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड लाइक इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड है. इसमें भी जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड है. ओके, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताइए. तो प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती है जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है. ओके, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है. एंड नेक्स्ट थिंग, जो इसमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो एब्सेंट होते हैं. साथ में सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं. जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में यहाँ पे न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है और सारे सेल ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी एनवेलप है, सारी चीज का एनवेलप है, सारे फंक्शंस कर सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स और वेल डेवलप्ड होते हैं. नेक्स्ट थिंग, एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस है. ये है हमारा प्लांट सेल एंड दिस वन इज एनिमल सेल. ओके, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. यहाँ पे ये सेल वॉल है. ओके, और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल. इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखती है. ओके, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी चीजें हैं सेल का इंटरेक्शन कराती है आउटर इन्वायरमेंट से, सेल का दूसरे सेल से, ये काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि क्या करता है कि इसको आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प करवाता है. आउटर इन्वायरमेंट से वो कुछ वाटर ले सकता है. CO2, O2 का डिफ्यूजन प्रोसेसेस है. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में CO2 और O2 इन दोनों का ट्रांसफर होता है सेल और जो आउटर इन्वायरमेंट है इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो ये कैसे होता है? कोई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है. जिस तरह से पानी कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, उसी तरह से यहाँ पे भी CO2 और O2 का फ्लो जो है वो
डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस होती है इसमें। ये तो हो गया हमारा डिफ्यूजन। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, बेसिकली वाटर का फ्लो होता है। अब वही चीज है यहाँ पे, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ वाटर का और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हुआ, हाई यहाँ हुआ, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है और ऊपर ले जाती है सेल्स की तरफ। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस, एंडो इट मीन्स ये क्या करता है, एनगल्फ करने में हेल्प करता है फूड को। जिस तरह से अमीबा होता है, अमीबा का तो इरेगुलर साइज होता है, तो अमीबा अगर कोई सराउंडिंग कोई फूड दिखा तो वो एनगल्फ कर लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एक और होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये जो फूड कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंकना ही एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो दिस आर द 4 प्रोसेसेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरी आउट करती है। डन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम मूव करते हैं एनिमल सेल की ओर। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप में वो पैक्ड है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें कंटेन होगी, तो न्यूक्लियस में है हमारे पास क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, जो न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमेटिन होता है जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम में फॉर्म होता है। क्रोमेटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है, आरएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, साथ के साथ प्रोटीन का भी सिंथेसाइज करता है। डीएनए दोनों काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है और उसको रिजर्व करता है, और साथ में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जबकि आरएनए उसको असिस्ट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज में। ओके, नेक्स्ट, जब ये डीएनए और आरएनए, ये डीएनए इस तरह का होता है, ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए। तो जब ये डीएनए का ग्रुप मिलता है तो वो क्या बन जाता है, जीन बन जाता है। ये डीएनए है और जब ये ग्रुप ऑफ डीएनए जीन कहलाते हैं। और जब ये जीन्स जो है वो प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, उसके अराउंड कोइल्ड हो जाता है। ये डीएनए है, ओके। और डीएनए का ग्रुप क्या कहलाता है, जीन। अब इसमें हिस्टोन्स रहते हैं, प्रोटीन, जिन्हें हम बेसिकली प्रोटीन कहते हैं। जब ये डीएनए जो है इसके अराउंड कोइल हो जाते हैं तो ये मिलके पूरा ऐसे बनते बनते सब क्रोमोसोम का फॉर्म लेता है। ये क्रोमेटिन कब होता है, जब सेल का डिवीजन नहीं होता है। इनिशियल स्टेज पे वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे इसमें कि क्रोमोसोम की बात करें तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। अब नेक्स्ट वी विल मूव, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसी की वजह से ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस से कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम। दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम। दिस आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो भी चीज सेल और न्यूक्लियस के बीच में, अब ये सेल और न्यूक्लियस के बीच में है एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, तो ये इन दोनों के बीच में ट्रांसफर का काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, एक होता है हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम। तो स्मूथ कौन सा होता है, हार्ड कौन सा होता है, इनमें मेजर डिफरेंस है कि अगर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इन्हें। तो जिसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम के साथ में राइबोसोम कनेक्टेड है उससे हम बोलेंगे हार्ड
एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, और जिसे नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? गोल्गी अपैरेटस, आप इसको पुलिस बोल सकते हो सेल की। ये जो भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम के पास एक्टिविटीज हो रही है, उन सब का जो भी मटेरियल बना है उन सब का स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसफर, ये काम करता है गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है ये होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आर द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये लाइसोसोम बेसिकली करते क्या है कि सेल में जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको एनगल्फ कर देते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पर सुसाइड बैग्स इसलिए बोला जाता है कि जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल को ही खा जाती है, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म तो बता ही दिया था। ये क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ये वैक्यूल है जो कि प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है। हाँ, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल का। इस तरह से छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ये स्टोरेज का काम करता है। कोई भी फूड आया उसको स्टोर करने का काम करता है। ओके।